सभी को मेरा अनुपम मिश्रा का अभिनंदन। मैं आज आप सबों के सामने आज 10th अक्टूबर दैट इज़ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, इसके ऊपर मैं आप सभी के जो भी सवाल रहे हैं, जिनके अभी तक मैं जवाब नहीं दे पाई थी या जुड़ नहीं पाई थी, उन सभी सवालों के जवाब मैं यहाँ दूँगी। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस की हम बात करते हैं, उसकी इतनी ज़रूरत क्यों है? अभी अभी जस्ट पेपर में पढ़ा कि कुबरा सेठ कहती हैं कि इफ़ आई एम विजिटिंग अ साइकेट्रिस्ट दैट डजंट मेक मी मैड। अगर मैं किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ अलग हूँ। बड़ी अच्छी सी सादी सी बात है, पर इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम सब के लिए। जहाँ हम लोगों की ऐसी कंडीशनिंग रही है कि जो भी दर्द है ना भीतर का, वो समय के साथ खुद ब खुद सही हो जाता है, हील हो जाता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि इस कोशिश में कि समय खुद सब कुछ को हील कर देगा, बेहतर कर देगा, जो घाव है उसको सही कर देगा, हम अपनी कोशिश नहीं करते। हम अपने तरफ से कुछ भी हाथ उठाकर उसके लिए करने का नहीं सोचते। तो मेरे दोस्तों, जिस तरीके से आपके सर में दर्द होता है और तकलीफ़ की वजह से आप दवाइयाँ लेते हो या डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पैर में, आपके छाती में दर्द होता है, आप जाते हो ना, कहीं हार्ट डिज़ीज़ तो नहीं हो गया, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला है, या हो गया? और आपको पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास कितने लोग आते हैं सिर्फ़ इस अंदेशा में कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला है। पर कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें किसी को आने भी वाला हो, वो इग्नोर करता है कि अरे कोई बात नहीं ना, ऐसा ही होता है, नहीं होगा, सिर्फ गैस होगा, सिर्फ जलन होगा। और बाद में पता चलता है अरे वो तो हार्ट अटैक था, माइल्ड हार्ट अटैक था। तो वही जो गलती वो लोग वहाँ करते हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज अपने मस्तिष्क से जुड़ी हुई, मैं फिर न्यूरोलॉजी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही सिंपल साइकोलॉजी की, अपने मन की, अपनी चैनियत की। अगर चैन नहीं है, बेचैनी हो रही है, अगर अकेलापन लग रहा है भीड़ में भी, मेरे दोस्तों, आपको ज़रूरत है किसी साथी की नहीं। आपके पास साथी होंगे, आपके पास अपने लोग होंगे, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप भीड़ में अकेले हो, कोई नहीं है आपका। आपके माँ बाप आपके लिए सब कुछ कर रहे होंगे, पर ऐसा लगेगा कि ये माँ मेरे लिए है ही नहीं, ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो वही कर रहे हैं जो इनका कर्तव्य है। जो आपके दोस्त आपके लिए कुछ भी कर रहे होंगे, आपको सब बेकार लगेगा कि अरे ये लोग तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। ये तो छोटी सी बात है मेरे दोस्तों। पता है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है और फिर भी वो रोते रह जाते हैं। मैं अपने जिद से हॉस्टल गई थी, पापा से बहुत ज़िद किया था कि मुझे हॉस्टल जाना है, मुझे आराम से, मतलब पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, किताबें पढ़ने का, किताबें चाटने का, मैं कहूँ तो मैं टिपिकल बुक वर्म रही थी जब मैं छोटी थी। और इतना शौक था मुझे कि कोई मुझे बीच में रोकना नहीं चाहिए, अगर मैं पढ़ रही हूँ कुछ तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। पर ऐसा तो हो नहीं सकता फैमिली के साथ, कभी माँ बुला रही है, कभी बहन कुछ कह रही है, कभी कुछ झगड़ा हो गया, तो मुझे लगा कि क्यों ना हॉस्टल चला जाए, और शायद हॉस्टल में ये सारी परेशानियां ना होंगी। हॉस्टल में मैं वो कर पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ और मुझे कोई इंटरफेयर करने को नहीं होगा। और अपनी जिद की वजह से हॉस्टल चली तो गई। वहाँ पे जब हॉस्टल में माँ ने छोड़ा, पूरी फैमिली गई थी मुझे छोड़ने के लिए, जब वो लोग मुझे वहाँ छोड़ के गए, तो मतलब ऐसा लगा कि क्यों नहीं नहीं रहना है। अचानक से, मतलब इतने समय से सबके साथ रहना, अचानक से इस हॉस्टल में रहना। मैंने बहुत विनती की कि माँ नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहला दिन है इसलिए लग रहा होगा, एक सप्ताह तक देखो, अगर एक सप्ताह बाद भी ऐसा ही लगता रहा ना, तो हम आके ले जाएंगे। तो मैंने उनसे प्रॉमिस लिया, आप नेक्स्ट संडे आओगे ना, हम संडे को गए थे, नेक्स्ट संडे आओगे ना, उन्होंने कहा हाँ। और हम गिनते रहे वो दिन कि कब ये नेक्स्ट संडे है, क्योंकि वो अजीब सा वो डर आज भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं बरकरार था कि जो अपने हैं सब छोड़ के जा रहे हैं,
जस्ट इमेजिन हाउ डज इट फील कि आपके जो भी प्रियजन थे, जो अपने थे, जिनको आप जानते थे, जो आपका कंफर्ट जोन था, वो आपसे दूर चला गया और आप एक एलियन से जगह पे हो जहाँ सारे चेहरे नए हैं, आप किसी को नहीं जानते, ये पूरी दुनिया अलग है। ऐसे हॉस्टल लाइफ को आपने देखा नहीं था और उसमें भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो सारा काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको हॉस्टल को क्लीन करना होता था, मतलब सारी चीज़ें यहाँ करनी है, जो कि हम लोगों के लिए उस टाइम स्टूडेंट लाइफ में माँ ही सारा काम किया करती थी और हम बहुत कम मदद किया करते थे। पर यहाँ पे तो सब कुछ साफ सफाई से लेकर के खाना बनाना, हर एक काम करना था। और अचानक से लगा कि अगर ये सारा काम करेंगे तो हम पढ़ाई कब करेंगे। अब उसकी अपनी खूबियाँ और जो भी था वो हुआ, मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाऊंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ रहते रहते मैं 4 साल इस कदर रही वहाँ, जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि लेटर ऑन जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा तब मुझे रियलाइज हुआ कि दैट वाज PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसका सदमा इतना ज़्यादा था कि मुझे नाइटमेयर्स आते थे वहाँ से, हॉस्टल से आने के बाद भी। हर रोज़ वही नाइटमेयर कि मैं हॉस्टल में हूँ और पूरी तरह अकेली, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, और हर बार मैं सिर्फ ह्यूमिलिएट हो रही हूँ, इंसल्टेड हो रही हूँ, और सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। सबकी अपनी एक कम्युनिटी है और मैं अकेली, मुझ अकेली पे सब खिलखिला के हंस रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं, मेरी बात को, क्योंकि मुझे जेन्युइननेस, ऑनेस्टी बहुत पसंद है, मैं झूठ के बहुत अगेंस्ट हो जाती हूँ। और वहां मुझे मेरी बातों को झुठलाया जा रहा है, मैं जो भी कहती हूँ कहता है अरे देखो ड्रामेबाज झूठी लड़की। वो नाइटमेयर मेरे लिए इतना ट्रॉमेटिक था जिसकी वजह से मैं लोगों के लिए पेसिमिस्ट के रूप में जानी जाती थी। उसका इम्पैक्ट ऐसा था कि मुझे कहीं भी जाती थी मुझे लगता था कि सब खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, कोई अपना नहीं है, कोई अपना हो ही नहीं सकता है। और वो 4 साल के हॉस्टल लाइफ में मेरी अपने माँ पापा से और अपने भाई बहनों से दूरी इतनी बढ़ गई कि वो आज तक नहीं भर पाई है। हाँ, कोशिश बरकरार है। और अब तो साइकोलॉजी और ये सारे मॉडलिटी सीखने के बाद तो वो जो लोगों के बीच में, जो भाई बहन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो स्पेशल बॉन्डिंग होती है, जो माँ बेटी के बीच में बॉन्डिंग होती है, जो बाप बेटी के बीच में बॉन्डिंग होती है, वो नहीं बन पाई। उसका रीजन क्या था पता है? ये रियलाइजेशन ही नहीं था कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर के लिए हम काम कर सकते हैं। मैंने अभी काम किया, बहुत देर काम किया, उसका फायदा बहुत हुआ। आज के डेट में अगर मैं कहूँ तो जितनी बातें मेरी अपनी माँ से होती है उतनी कभी नहीं होती थी। जिस तरीके से मैं अपने पापा से कॉन्फिडेंटली बात करती हूँ, अभी अगर मैं उसके बारे में बताऊँ, जब मेरे पापा मुझे छोड़ के आ गए और सीधा मैं 4 साल वहाँ रही थी उस हॉस्टल में, तो एक बार 7th स्टैंडर्ड में मुझे बहुत शौक था ओरेटर बनने का, स्पीकर बनने का। तो स्पीच कंपटीशन था एंड आई वेंट टू गिव अ स्पीच ऑन स्टेज। आई वॉज प्रिपेयर्ड, रियली प्रिपेयर्ड, जितनी तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। आई डिड एवरीथिंग, आई ट्राइड टू मग इट अप, आई ट्राइड टू जस्ट tell it to myself, to all, everything I did. But the moment I went on the stage, I was blank. मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। ऐसा लगा जैसा सब सुन्न हो गया है और मैं वहां खड़ी की खड़ी रह गई। टीचर को बोलना पड़ा कि इसे ले जाओ। और वो कहानी आज भी मैं अपने बच्चों को हर एक क्लास में, मतलब आज 17 साल से मैं पढ़ा रही हूँ और 17 साल की इस जर्नी में हर क्लास में ये कहानी तो जरूर सुनाती हूँ। ये एक वो दौर था जहां मैं स्टेज पे जाके निशब्द हो गई थी, मेरे पास एक शब्द नहीं था, मैं खुद को भूल गई थी। और आज अगर कोई मुझसे पूछे, मैं घंटों बोलती रह सकती हूँ। 3 दिन 4 दिन आप बताओ किस विषय पे बोलना है, एंड आई विल कीप ऑन टॉकिंग टू एनी इंडिविजुअल। तो वो जब वहाँ हुआ ऐसा तो मुझे बहुत बुरा लगा, सही में बुरा लगा। इतना ह्यूमिलिएशन, इतना इंसल्ट, हंसने वाले हंसे, बहुत हंसे, खिलखिला के हंसे, अरे क्या स्पीच देगी। टीचर्स तक ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट बोले कि अरे इन लोगों को क्यों भेजते हो, टाइम वेस्ट होता है। और उसके बाद से जैसे मेरे अंदर का वो ओरेटर, वो स्पीकर कहीं बरीड हो गया, उसके निकलने की कोई संभावना नहीं थी।
तो उस समय में जब मैं 10th में थी, तो 10th में आकर के कहीं ओशो वगैरह को मुझे पढ़ने का मौका मिला था। लाइब्रेरी में स्कूल के जितने भी किताबें थी, मैंने अपने स्कूल की सारी किताबें पढ़ ली जो हमारे लिए अवेलेबल थी। उसके बाद चिल्ड्रन नॉलेज बैंक से लेकर के जो वहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड बुक्स थे, सबको मैंने एक कीड़े की तरह चाट लिया। भले ये याद ना हो, ये भी ना पता हो कि कौन कौन से बुक पढ़ी थी। उसी में एक ओशो से रिलेटेड मैंने बुक पढ़ी, और वो मुझे अभी तक याद है कि उसके लास्ट के पेज में लिखा था कि फॉर एनी क्वेरी कंसल्ट ऑन दिस एड्रेस। तो हर वीक हमें ना एक पोस्ट कार्ड मिलता था चिट्ठी लिखने के लिए। तो मैंने उस एड्रेस पे चिट्ठी लिखी थी कि मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आपके यहाँ आके रह सकूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी वो ओशो के जो विचारधारा थी उससे, जो खुलापन, जो अ, अपनी सोच को पूरी तरीके से खोल के जीना, उस तरीके की बातें। और उस समय मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। फिर किसी बात को लेकर के मैंने अपने पिताजी को कुछ, मुझे लगता है अभी याद नहीं, पर 8-10 पेज का एक लेटर लिखा था, और उसमें सारे अपने ग्रजेस निकाले थे कि आपने मुझे हॉस्टल में छोड़ दिया, आप कभी ऐसे बीच में मिलने भी नहीं आए, बाकी पेरेंट्स मिलने आते रहे, आप नहीं आए। आप मेरे लिए एक मिसाल ज़रूर थे, आप मेरे लिए रिस्पेक्ट वर्दी हमेशा रहे, मेरे लिए भगवान के समान हैं, पर आपके पास मैं बोल ही नहीं पाती थी। अगर ऐसा हो कि हम भगवान के पास पूजा करने जाएं और वहाँ निशब्द हो जाए, वहाँ नहीं बोले, तो भगवान से तो बात नहीं होगी। तो वैसे ही अगर आप हमारे लिए पूजनीय हैं और मैं आपके सामने नहीं बोल सकती हूँ, तो ये तो सोचने वाली बात है ना। और शायद यही वजह थी कि मैं स्टेज पे भी नहीं बोल पाई। स्टेज पे भी मैं लोगों के लिए हंसी का पात्र बन गई। पिताजी ने बहुत समय तक वो लेटर संभाल के रखा था, अभी नहीं पता वो है भी या नहीं है, पर बहुत समय तक उन्होंने रखा था। तो ये छोटी छोटी बातें आप अगर देख रहे हो, अभी तो मैं उसको एक दूसरी लड़की की तरह देखती हूँ, एक दूसरी अनुपम जो अपनी ज़िंदगी जी रही थी, और अपने ज़िंदगी जीने के दौरान जिन जिन मुश्किलों का उसने सामना किया, कैसे उनसे सीखती हुई आगे बढ़ती गई। अभी अगर मैं बात करूं अपने नाम की, तो सबसे बड़ा सवाल आता है मेरे नाम पे ही। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, पर नाम में बहुत कुछ है मेरे दोस्तों। जब मैंने न्यूमेरोलॉजी पढ़ा और नेम न्यूमेरोलॉजी पढ़ा, तो मैंने जाना कि किस तरीके से आपके नाम का इम्पैक्ट आपके संपूर्ण जीवन पे होता है। तो अगर मैं अनुपम बताऊं, अनुपम शब्द ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। अनुपम मतलब यूनिक, और जो यूनिक है उसको हम किसी पुलिंग मास्कुलाइन के साथ कैसे बांध सकते हैं? क्या यूनिकनेस जेंडर स्पेसिफिक है? फिर ये क्यों कहना कि तुम्हारा नाम अनुपम है और तुम लड़की हो तो अपने आगे आ लगा लिया कुछ? जनरली जितने भी लोग होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम मिलते हैं, हेलो अनुपम सर। इसी तरीके से जब मैं छोटी सी थी, 4th स्टैंडर्ड में, तो बच्चे मुझे चिढ़ाया करते थे, अनुपम खेर कह के, और मैं बहुत चिढ़ती थी। उस समय मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि अनुपम का मतलब यूनिक होता है, और यूनिक तो कोई भी हो सकता है, उसमें आ लगाने की क्या ज़रूरत है। तो बस उस समय से मैंने उस नाम को इतना ज़्यादा अपने जहन में बांध लिया, पकड़ लिया, कि अब कोई गलत नहीं कह सकता। मैं अनुपमा नहीं, मैं अनुपम हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई नेम। तो ये जब आपके अंदर एटीट्यूड आ जाता है ना, कि दैट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। मैं काजल लगाऊं ना लगाऊं, लिपस्टिक लगाऊं ना लगाऊं, मेरे बाल खुले हैं बंद हैं, मेरा कॉन्फिडेंस मेरी हाथ में है। आप नहीं कह सकते कि तुमने काजल नहीं लगाया, तुम्हारा चेहरा बड़ा डल लग रहा है। इट्स ओके, आई फील ओके इवन विदाउट इट। दैट शुड बी द स्पिरिट। और आप अगर उस स्टेज पे आ गए हो, तब आप कह सकते हो कि आप इमोशनली और मेंटली हेल्दी हो। तो आज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के डे पे मैं आप सबके फिर से अभिनंदन करती हूँ, और आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आपके अंदर ऐसा कोई भी पेन है, ऐसा कोई भी सवाल है, आप आज अगर फेसबुक लाइव पे देख रहे हो, तो कमेंट में प्लीज अपने क्वेश्चन छोड़ें। अगर आपको उसमें भी नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो या पर्सनली अपने सवाल रखना चाहते हो, तो आप मैसेंजर के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर उसमें भी आपको तकलीफ हो रही है, तो आप जैसा चाहें, जिस तरीके से चाहें, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
ओके, आपके पास डिटेल्स मिल जाएंगे कॉमस्पायर, अगर इंस्टाग्राम पे जाए तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं पहले सवाल पे। एक सवाल है जिसमें एक लड़की, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, बट शी इज़ इन द लेट 30s। ओके, और इनका क्या कहना है कि इनकी माताजी का देहांत हो गया। इनके किसी फ्रेंड ने, जो बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने इनको अपने, मतलब उनको शादी करनी थी या कोई लड़की मिली, इसकी वजह से इनसे दूरी बन गई उनकी और इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो अब ये अपने लाइफ में इतना ज़्यादा अकेले हो चुके हैं कि कोई भी कनेक्शन, नया कनेक्शन बनाने में इनको वही लगता है कि सब लोग सेल्फिश हैं, सब स्वार्थी हैं, और इनको कोई भी उस तरीके से, एक फ्रेंडलीनेस की तरह से, एक जो उनका ध्यान रखे उस तरीके से, जो हमेशा अपना कंधा दे उस तरीके से, ऐसा कोई उनको नहीं मिल रहा है। और इस सोच में वो और भी ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव होते जा रही हैं। उनको हर बात पे रोना आता है, और जब वो हर बात पे रोती हैं तो लोग कहते हैं कि अरे क्या बात है, तुम तो बात बात पे रोते रहती हो, अरे ये तो ऐसी है, ये तो हर बात में ऐसे ही रोती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं, और कुछ लोग उनकी पीठ के पीछे कि अरे तो इतनी नेगेटिव, ऐसे दूर ही रहो। अब ये सब सुन के, ये सब समझ के वो और ज़्यादा इंसल्टेड फील करती हैं, और उनको समझ नहीं आता है कि वो अपने लाइफ को वर्थफुल कैसे बनाएं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, उन्होंने हीलिंग, योगा और कुछ थेरेपीज थे, वो सब ट्राई की, पर वो सब करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। वो जो स्माइल लाती है ना, वो चेहरे पे फेक स्माइल होती है। मतलब अपने भीतर कुछ दबा हुआ है और बहुत सारा दर्द है, वो भीतर है, और उसको छिपाने के लिए उस स्माइल की इस्तेमाल करती हैं। तो उनके लिए जो जवाब है, शायद वो जवाब यहाँ मुझे सुनने वाले और भी कई लोग हैं जिनको कुछ इंसाइट्स दे पाए। और आपसे गुजारिश करूँगी, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने भी सीखा है मेंटर्स से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अलग अलग कोर्सेज करके। स्टिल आई विल से माय डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट परफेक्ट, आई डोंट नो एवरीथिंग, एंड आई माइट मेक अ मिस्टेक। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो मैं कहूँ और आपको सही ना लगे, सो यू फील फ्री to say whatever comes to your mind, to think whatever comes to your mind, because I don't have any control on your mind. मैं आपके दिमाग को नहीं बदल सकती, आपकी सोच को नहीं बदल सकती, पर मेरी सोच ये है, और मेरी सोच और समझ के हिसाब से जो है मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात होती है कि आपके अंदर अगर इतना सारा दर्द भरा हुआ है, तो सबसे पहली जो चीज करनी होती है कि दर्द को समझना। मान लीजिए मुझे यहाँ घाव हो गया है, ठीक है, और वो घाव की वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। मैंने क्या किया, ढेर सारा पाउडर लिया और इसके ऊपर लगा दिया, घाव तो ढक गया, घाव नजर नहीं आ रहा है, पर दर्द तो अभी हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस घाव को समझना पड़ेगा कि घाव कैसा है। और जब तक हम उस घाव को नहीं समझेंगे, उस हिसाब से हम उसके ऊपर दवाई नहीं लगा सकते, है ना। तो आपके भीतर जो अंदर घाव बना हुआ है, उस घाव को पहले खोलना पड़ेगा। हाँ, ये भी जरूरी है कि वो घाव डॉक्टर के पास खोलना है। अगर आप धूल में जाके कहीं और खोल दे तो वहां और इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप अपनी जो अंदर की बात है कहीं ऐसी जगह बताओ जहां वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो प्रोफेशनल नहीं है, तो उस बात का गलत हो सकता है। तो सबसे पहले तो घाव को खोलना है, जो प्रोफेशनल है, जो आपकी बात को समझ सके, या फिर कोई ऐसा हितैषी, ऐसा क्लोज फ्रेंड जो बिल्कुल नॉन जजमेंटल है। आप उससे कुछ भी कहेंगे, वो बिना किसी फिल्टर लगाए वैसे का वैसे सुने। और एक और बात बहुत जरूरी, हम सुन तो लेते हैं, पर सुनने के साथ अरे तुमको ऐसा कर लेना चाहिए था, अरे तुम ये कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, ऐसा करने वाला दोस्त नहीं चाहिए। अभी अभी ऐसा दोस्त चाहिए जो सुने, सिर्फ सुने, और सुन करके क्या करे पता है, हम्म
आपके दर्द को अनुभव करें। कहते हैं ना कि जब आप दर्द साझा करते हो ना तो दर्द बट जाता है। आप उसको दर्द नहीं दे रहे हो, बिल्कुल नहीं दे रहे हो, पर आपका दर्द बट जाता है। वो एनर्जी है, वो एनर्जी को आपने रिलीज किया। जैसे ही रिलीज किया तो रिलीफ होता है। तो सिर्फ आपके भीतर जो, क्योंकि आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो कि आपके भीतर क्या दर्द है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आपको कोई भी खुशी का मौका खुशी नहीं दे पाता है। आपको जो चीज कभी नाचने को मजबूर करती थी, जिस चीज को देखते ही आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता था, आज आप उसको देख करके भी ऐसे ही सोच रहे हो, ये क्या, क्यों, शायद रोने भी लग रहा है। वो मनहूसियत नहीं है मेरे दोस्तों, वो भीतर का दबा हुआ एक दर्द है जो बाहर नहीं निकल पाया है, और बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से उतावला हो रहा है। तो उस दर्द को बाहर निकालेंगे, अब उस दर्द को समझेंगे, उस दर्द की जो जड़ है उस जड़ को पहचानेंगे। तो अगर आपको अकेलापन लग रहा है, आपके दोस्त ने छोड़, आपके किसी क्लोज फ्रेंड का डेथ हो गया, आपकी जो सबसे प्रिय, जो सबसे क्लोजेस्ट होती है किसी बेटी के लिए, माँ का डेथ हो गया, तो पेन तो होगा, बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा। उस दर्द को साझा करिए। आप क्या फील करो, ये तो साझा करने का बात हो गया। दूसरा, एक कलम लीजिए, एक नोटबुक लीजिए एंड स्टार्ट स्क्रिबलिंग। Scribbling, is one of the best ways to release your anxiety, your fear, your worried, बहुत सारी चीज़ों को निकाल देती है। ठीक है, तो आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, बस लिखते जाइए। रीड नहीं करना है। कुछ भी आप जो लिख रहे हो ये नहीं देखना है इसमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखना चाहिए था, अरे इसमें ये मिस हो गया। एक बार जो लिख दिया लिख दिया उसके आगे बढ़ते जाना है। आपको लग रहा है कि अच्छा मुझे दूसरा पेज लिखना, दूसरा पेज नहीं लेना है, आपको ओवरराइट करना है। ओके, आपने जो पेज पे लिख दिया फिर से लिखते जाइए, 2 पेज 3 पेज एक ही पेज में भर डालिए, जस्ट स्क्रिबल 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 स्क्रिबल। लिखने का नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको हैंड में पेन है, लिखना सबसे अच्छा तरीका है। पर अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं लिख पा रहे हो, जस्ट कीप ऑन स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग 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 स्क्रिबलिंग। अगर वो भी आपको लग रहा है कि उससे थोड़ा आप ज़्यादा कर सकते हो, तो जैसे ग्राफोथेरेपी में हमारा होता है कि स्पाइरल बनाना, एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिलीज योर ऑल द नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम कि एंटी क्लॉकवाइज एक पहले सर्कल बनाते हैं और उसके चारों साइड वो स्पाइरल बनाते जाते हैं। बट जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट कि आप जब स्पाइरल बना रहे हो पूरा, उसके बाद तो एक के ऊपर एक आएगा, बट जो सेंटर का सर्कल है ना उसके अंदर एक भी लाइन नहीं जाएगा। ओके, तो एक रिंग की तरह बनता जाएगा आपका ये सर्कल। ओके, तो एक के ऊपर एक करते जाएंगे एंड इट विल just give you so much of calm and relaxation, that sort of peace जो आपको चाहिए होता है। और जब आप ये कर रहे होते हो ना, just keep on thinking whatever comes to your mind, जो आ रहा है आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए, सब सब जैसा का तैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है। और उसके साथ साथ just be with the flow। आपकी नजरें उस घूमती हुई अपनी स्याही के ऊपर है, और उस घूमती हुई स्याही के साथ साथ आप मंथन कर रहे हो अपने भीतर, जिस चीज को आप बहुत टाइम से इग्नोर करते रहे। बस करते जाएंगे, आप समय भी ना देखें, आपको जब तक लगता है आप कर सकते हो। जहां आपको लगे कि अब बस बहुत थक गए हैं, बहुत, आपको कम से कम 3 से 5 मिनट करना है, कम से कम 3 मिनट 5 मिनट। और अगर आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, इट कैन गिव यू मच मोर रिलैक्सेशन, बट थोड़ा हाथ में दर्द हो जाएगा करते करते, तो 3 से 5 मिनट ये करना चाहिए। ओके, तो ये दूसरा चीज़ है। अभी तीसरा आप क्या कर सकते हो, मैं उन्हीं को जवाब दे रही हूँ कि उनको क्या क्या करना चाहिए। पहला क्या था कि आप किसी ऐसे हितैषी से बात करें, प्रोफेशनल से बात करें, तो पहला है। दूसरा है आपको जो पसंद है, आप कहते हो कि अभी आपको डांस जो पहले बहुत अच्छा लगता था आज पसंद नहीं है, आप अपने ऐसे किसी मेंटर को ढूंढो। जैसे मैं अगर बताऊं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रही हूँ कि मुझे ना कभी नाचना नहीं आया, कभी नहीं आया। जबकि मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी, बहुत छोटी, मतलब हम लोग 4 भाई बहन हैं, और 4 भाई बहन में मैं सबसे बड़ी थी, और मुझे नाचने का बड़ा शौक था। पर क्या हो गया ना कि मेरे बाद जो छोटी बहनें थीं, उनके डांस को सब लोग देखना चाहते थे क्योंकि वो छोटी थी,
और मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी तो मुझे हमेशा साइड कर दिया जाता था कि ये लोग डांस करेंगे, तुम उनको डांस करने दो। मेरे अंदर होता था कि मुझे भी दिखाना है, मुझे भी करना है, पर कोई मुझे नहीं देखना चाहता था क्योंकि मैं बड़ी हो गई थी थोड़ी। फिर जब मैं हॉस्टल में गई थी तो उस हॉस्टल में भी मुझे डांस सीखने का बड़ा मन था। पर वहाँ क्या था ना कि जिनको ऑलरेडी आता था उनको तो सिखाया जाता था, पर जिनको नहीं आता था उनको सिर्फ छड़ी मिलती थी। एक लंबा सा स्टिक होता था, एक स्टेप गलत सीधा शक, बताएंगे नहीं कहाँ गलत करो, क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा भाई जाने दे नहीं सीखना फिर तो ऐसे डांस, आप सिखाओगे भी नहीं और मार खाते जाएंगे हम। तो इस तरीके से डांस हुआ नहीं। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ उड़ीसा में थी, वहाँ सिखाते थे, लेकिन उस टाइम तुरंत मैं प्रेग्नेंट हो गई, नहीं सीख पाई। फिर मैं आई मुंबई। मुंबई में मेरी बेटी 3 साल की थी तब हम लोग आए थे। और जब वो 6 साल की थी, अ, हाँ सॉरी 4 साढ़े 4 साल की, तब मैंने भरतनाट्यम में उसका एडमिशन दिलाया था। और उसके साथ साथ मैं भी चली गई थी कि वो जो अंदर का था ना कि अभी तो इसको छोड़ने आना ही है, तो इसके साथ क्यों ना मैं भी कर लूँ। तो उस चक्कर में उसके साथ 1 साल मैंने भी भरतनाट्यम किया था। और उसमें ऐसा हुआ कि वो जो बॉन्डिंग बनी उस टाइम डांस के साथ फिर से, और तब मुझे लगा अरे मैं भी नाच सकती हूँ, मैं भी कोशिश कर सकती हूँ, जबकि मुझे कुछ नहीं बोलते ना, मेरा बॉडी ऐसे ऐसे नहीं मूव होता है डांस के लिए। मैं योगा करती थी, फ्लेक्सिबिलिटी में पूरा था, पर अगर डांस के लिए बोला जाए तो अंदर में झूम रही होती थी। अंदर ऐसा लगता था कि मैं हर तरीके से नाच रही हूँ, पर लोगों के सामने जैसे मैं पूरी तरीके से फ्रोजन हो जाती थी और मेरा बॉडी मूव ही नहीं करता था। मुझे याद है मेरी ननद गणपति विसर्जन में ऐसे साइड में ले जाती थी और सब लोग साथ में नाचते थे, वो मुझे नाचने को बोलती थी और मैं ऐसे ही खड़ी होती थी। होली में सब लोग इतना नाचते थे, मुझे भी बोला जाता था नाचने के लिए बीच में, बाद में तो सब लोग थक गए, मुझे छोड़ दिया। पर बहुत कोशिश करते थे मुझे नचाने के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसे ऐसे वैसे कुछ तो करना होता था और मैं वो भी नहीं कर पाती थी। तो उस समय मुझे पता चला कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी कर सकती हूँ मैं भी हाथ पैर घुमा सकती हूँ। तो ये डर हाथ पैर घुमाने में नहीं था, ये डर इधर था कि मैं नहीं कर सकती। उसके बाद जब फिर मेरी दूसरी बेटी हुई और वो लगभग 3 महीने की हो गई, तो अब मैं एक्सरसाइज वगैरह कर सकती थी, तो मैंने जुम्बा क्लास ज्वाइन किया था और फर्स्ट टाइम मैंने जुम्बा एक्सपीरियंस किया। और वो मेरे लिए एक लाइफ पैटर्न सा बन गया, क्योंकि जुम्बा भी ना एक रिवोल्यूशनरी डांस है, पता है। यू कैन मूव योर बॉडी द वे यू वांट, आपको जैसे चाहिए आप घुमाओ और बिल्कुल ध्यान नहीं देना सामने वाला क्या सोच रहा है क्या कर रहा है। आप नाचो, खुल के नाचो। जैसे भंगड़ा में कुछ एक पोज होगा, गरबा में कुछ एक पोज होगा जो आपको करना है, इसमें कोई पोज से मतलब नहीं है। जस्ट योर बॉडी शुड मूव, एक एक पार्ट मूव करना है, आप स्लो मूव करो, फास्ट मूव करो, जो करना है। दैट वाज जुम्बा। और उस जुम्बा ने तो मेरी लाइफ एकदम ना रंगीली बना दी और एंड देन आई रियलाइज, ओ माय गॉड, ये भी डांस है, ऐसा भी डांस होता है। तो वहां क्या काम आया? कनेक्शन। कोई कथक में वैसा फील करता होगा, कोई भरतनाट्यम में वैसा फील करता होगा, कोई फ्री स्टाइल में वैसा फील करेगा। और मेरी वैसी फीलिंग आती है जुम्बा में। मैं आज भी भांगड़ा नहीं कर सकती, मैं आज भी गरबा नहीं कर सकती, मैं आज भी बाकी जो लोग ग्रुप में करते हैं वैसा नहीं कर पाती हूँ। पर अगर कोई बोल दे कि अरे तू जुम्बा कर सकती है, तो बस। सो दैट्स व्हाट मेरे यहाँ कहने का मतलब है। अगर आपको डांस में इतनी रुचि है तो आप अपने पैटर्न को पहचानिए, देखिए आप कहाँ बिलोंग करते हैं, किस तरीके से आप नाच सकते हैं। क्योंकि डांस जो है ना रिदम ऑफ लाइफ है। म्यूजिक उसका, म्यूजिक को तो मैं लाइफ का सिनोनिम ही कहती हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति लाइफ के इस ट्यूनिंग को समझ के आना कि ये म्यूजिक का क्या पैटर्न है और उसके पैटर्न के साथ कौन सा पैटर्न जा रहा है ना, बहुत सब कुछ आसान हो जाता है और बहुत ही प्यारा दिखने लगता है। जैसे मुझे आज पता है, अगर कोई मुझे गाली भी देना तो आज के डेट में मुझे उसके लिए ब्लेसिंग ही आती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब किसी और के गाली देने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, और किसी के मुझे बुरा बुरा कुछ कहने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होने वाला है तो मेरे कर्मों की वजह से होगा। मैं जो कर रही हूँ, मैं अपने कर्मों की भागीदार हूँ, कोई उसमें दूसरा तीसरा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो ये रियलाइजेशन मुझे हर मोमेंट को जीने देती है, हर मोमेंट में खुश होने की इजाज़त देती है। आज जैसे मैं पूरी तरीके से भूल गई थी कि आज 10 अक्टूबर है, और ये प्लानिंग मेरा लास्ट मंथ ही था कि ये मंथ सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस मंथ था, उसमें जो कुछ सेशंस हुए थे मैंने किए थे।
आज का डेट का मैंने सोचा था, पर ये इतना जल्दी आ गया और मुझे ध्यान भी नहीं रहा। आज सुबह जैसे 8 बजे मुझे याद आया कि आज 10 अक्टूबर है, अरे आज तो ये सेशन करना था। फिर सोचा कि अब तो समय कब होगा पता नहीं, क्योंकि रात को फिर 9 बज जाएंगे, फिर ये वो, उससे अच्छा अभी का अभी करना है। तो वो करते करते बीच में फिर से कुछ आ गया, तो हो सकता था ना कि अरे हो गया, नहीं करते हैं, चलो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, अरे इतना कौन टेंशन लेता है। बट नहीं, ये जो कमिटमेंट है ना, आप उसके ऊपर तब कर सकते हो जब आप उस मोमेंट को जी रहे हो। तो मैं लेट नहीं हुई। अगर मैं 9:15 को भी स्टार्ट की, दैट वाज नॉट लेट, इट वाज ऑन टाइम, बिकॉज इट वाज अनप्लान्ड। Unplanned at the moment, yes, planned for a long time in my mind that I had to do this, that's why I got the questions as well. Okay, अभी भी मैंने क्वेश्चंस पूछने के लिए पूछा। मैंने लगभग, मुझे लगता है 8:30, हाँ 8:30 में मैंने मैसेज डाला है कि अगर किसी के पास कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे बताओ, और मैं आपके उस सवाल को यहाँ पे रिस्पॉन्ड करूँगी। पर अभी तक वो जो 2-3 सवाल मेरे पास पहले थे उतने ही आए। उसके बाद अभी तक कोई सवाल नहीं आया है। ओके, तो जितने सवाल पहले के हैं मैं सिर्फ उनको ही रजिस्टर करके बताती हूँ। अभी तक मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो ये आप अगर सुन पा रहे हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा था, या कभी बाद में ये देखते हैं, तो शायद उनको पहला एक स्टेप मिल जाए। और हाँ, आपको प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप अगर हर चीज़ में हारा हुआ फील कर रहे हो, हर चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए नहीं है, हर कोई आपके पीछे आपको बदनाम करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बैठा है, तो फिर आपको हेल्प की ज़रूरत है मेरे दोस्त। आप और ज़्यादा नकार नहीं कर सकते इस ज़रूरत को। अब मैं दूसरे सवाल पे आती हूँ। दूसरे सवाल में एक मेरी स्टूडेंट हैं, फिर उनका पूछना था कि वो, कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि जो लोग उनसे प्यार करते हैं ना, वो सब किसी मतलब के लिए प्यार करते हैं। चाहे वो माँ पापा हों, तो माँ पापा को ये चाहिए कि उन्होंने मतलब आपको इतना पढ़ाया लिखाया, तो आप उनको उस तरीके से देखभाल करो। आपके दोस्त कोई आपका ये करते हैं, तो आपके टैलेंट के पीछे, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आते हैं, तो सिर्फ ये फ़ायदा उठाने के लिए बोलते हैं। आपका कोई और भाई बहन ऐसा है, तो बस सब आपसे मतलब के लिए मतलब रखते हैं, और किसी का आपसे जेन्युइन कोई संबंध नहीं है। और ये सवाल पता है बहुत सारे लोगों को होता है। मुझे याद है मेरे एक बहुत ही क्लोज, मैं ना तो रिलेटिव का नाम लूंगी और ना बताऊंगी कौन से, बट एक रिलेटिव को मैं कॉल किया करती। और अक्सर, क्योंकि कई बार हम फैमिली में सबसे, मेरे पापा ना जब फ़ोन लेके बैठते तो एक एक अपने से जुड़े हुए सभी लोग को कॉल करते। तो उनसे थोड़ा ये था कि कनेक्शन बना के रखना है, तो मैंने ऐसे ही कॉल लगा के पूछा करती थी कि हाँ आप कैसे हो, तो ठीक हूँ, और क्या चाहिए, कौन से मतलब से कॉल किया है, सीधा ये सवाल होता था। और वो सवाल ना तीर की तरह चुभ जाता था कि अरे, मैं आपसे आपकी खैरियत पूछने के लिए आपसे बात कर रही हूँ, और आप कहते हो कि क्या चाहिए, किस मतलब से फ़ोन किया है। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उस, जो भी रिलेटिव थे, जो भी संबंधी थे, उनसे बात करना ही बंद कर दिया। क्योंकि अगर ये मतलब का रिश्ता है तो ठीक है, ना रहे फिर तो। और कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आपको सही में लगेगा ये मतलब का रिश्ता है, तो हम अपने सबसे बड़े जज होते हैं। ये जो राइट रॉन्ग करके ये मतलब होना नहीं होना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक तरीके से देखिए, तो हर चीज़ मतलब से बना हुआ है। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी फिर से सुनाती हूँ, शायद उस स्टोरी से मतलब का मतलब भी आसान हो जाए। मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद घर आई थी, और पहला मतलब नवंबर में मेरा बर्थडे होता है, दिवाली के 2 दिन बाद। तो मतलब वो फेस्टिवल वाला माहौल रहता है उस दिन, भाई दूज का सब रहता है, तो मेरे पापा ने सबको इनवाइट किया था खाने पे। और मेरे रेंटर्स 2-3, मतलब हमारे यहाँ 4 फ्लैट अलग से है, तो उसमें रेंटर्स वगैरह होते हैं, उन सबको बुलाया था। तो उसमें से एक रेंटर को हम लोग भाभी भाभी बुलाया करते थे, और थोड़ा क्लोजनेस था उनसे, क्योंकि वो एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था, तो थोड़ा क्लोजनेस उनके साथ हो गया था, एज अ फ्रेंड करके बात कर लिया करते थे कभी, चलो क्योंकि मैं हॉस्टल से भी आती थी तो कभी उनसे मिलती थी।
तो जब वो लोग आए और आकर के माँ ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी और सब लोग खाना खाए, खा कर के उन्होंने क्या किया, अपने एक एनवलप में कुछ पैसे ही होंगे वो मुझे दे रही थी। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये नहीं ले सकती। आप अगर गिफ्ट देते, मतलब मेरे मन में था, ये शायद मैंने बोला नहीं था कि गिफ्ट देते तो ले लेते, पैसा क्यों लूं। लेकिन जब उन्होंने नहीं मानी और वो मुझे ज़बरदस्ती दे रही थी कि रख लो करके, तो मैंने कहा कि आप होटल का बिल पे कर रही हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। अब तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा ही चुभ गई और वो वहाँ से नाराज़ होकर के धम से करके निकल गई। तो सबके जाने के बाद पापा जी ने मुझे बिठाया और बताया, सत्यम अप्रियम न वदामि। उन्होंने कहा कि कोई इसमें दो मत नहीं है कि ये सत्य है। वो यहाँ आए, खाना खाए और उनको लगा कि इस खाना खाने के बदले में कुछ देना चाहिए, इस वजह से वो गिफ्ट उस तरीके से लेके आए, और गिफ्ट नहीं मिला तो उसके बदले वो पैसे दे रहे थे। पर वो पैसे तुमको एक आशीर्वादी के रूप में मिल रहा था, और कभी भी आशीर्वाद को ऐसे नकारते नहीं है। पहली बात, जो भी आशीर्वाद मिले उसे लेते हैं। और दूसरी बात कि तुमको कभी कभी लग रहा होगा कि तुम जो कह रहे हो सच है या तुम्हारी तरफ से जो है वो सही है, पर उसे बोलना जरूरी नहीं होता है। तो कई बार ये हमारे साथ होता है, अगर हम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को देखें या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को देखें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप को देखें, सिबलिंग्स के रिलेशनशिप को देखें, ये स्ट्रांग कब हो सकता है? जब आपका कोई एक तरफ का सिर्फ दे रहा हो और दूसरा वाला स्टेशनरी सिर्फ पैरासाइट की तरह हो। क्या ये रिलेशनशिप चलेगा? और कितना लंबा चलेगा ये पैरासिटिक रिलेशनशिप? एक बार जब इस जो होस्ट है इस पैरासाइट का, उसको पता चल गया, वो क्या करेगा, रिवोल्ट करेगा और इस पैरासाइट को दबा देगा या फिर गिव अप करके मर जाएगा। यही दो में से तीन एक चीज हो सकती है ना। तो रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई भी आपके ऊपर ओवर पावर हो रहा है और वो सिर्फ आपको चूसे जा रहा है, आपसे लिए जा रहा है और आपको उनसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो तो सफोकेशन होगा ही। और वो कहीं भी हो सकता है, माता पिता के साथ भी हो सकता है, दोस्त के साथ भी हो सकता है, सिबलिंग के साथ भी हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में ये होगा। नो डाउट अबाउट इट। एंड वी आर द बेस्ट जज टू फाइंड आउट कि हमारे लिए कौन सा पैरासिटिक है, कौन सा म्यूचुअल है या कौन सा कम्युनल है। ओके okay? तो ये डिसाइड करना आपका है और उससे फिर आपको अपने ऊपर काम करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट इन अ बेटर वे। अभी मैं एक और चीज़ को रजिस्टर करना चाहूँगी यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन था फिर से रिलेशनशिप के ही ऊपर कि व्हेन यू फील कि आप तो सही कर रहे हो, आपने सब अपने तरफ से सही करके डाल दिया, बहुत अच्छे से किया, पर सामने वाला जो है ना, सामने वाला मतलब जिसके लिए आपने तैयार किया, जिसके साथ आपने तैयार किया, वो लोग सब के सब एक साथ आपके अगेंस्ट हो जा रहे हैं। और एक बार नहीं, कई बार, आप हर बार यही देखते हो कि वो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी बता रहे हो, वो कह रहे हो सही नहीं है। मतलब उनका एक ही मत है कि इसने कुछ कहा मतलब वो गलत ही होगा, इसने कुछ कर दिया मतलब कि वो गलत ही होगा, है ना। तो इस केस में हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना है। इसके लिए फिर से मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल ही देती हूँ। आज के डेट में अगर कोई मेरे से कहे कि अनुपम से घटिया बेटी और हो ही नहीं सकती, ये अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाई, इसने अपने बाप के सपने को पूरा नहीं किया। इसका बाप चाहता था ये डॉक्टर बने और ये डॉक्टर नहीं बन पाए। यहाँ तक कि मेरे पिताजी खुद भी अगर ये कहे कि तू डॉक्टर नहीं बन पाए इसलिए कुछ भी नहीं हो, तो फिर अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी हमसे कुछ भी कह रहा है, क्या उसके कहने से हमारी अपनी आइडेंटिटी, अपना सच्चाई बदल जाता है? बोलिए। मैं एक बार फिर से सवाल देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई तो दिखे जिसने कुछ सवाल पूछा हो यहाँ। अच्छा, कोई नहीं। तो
हाँ, मैं कह रही थी तो उस केस में क्या करना है? तो पहला तो मैंने कहा कि अगर कोई मुझे बोले कि तुम अच्छी बेटी नहीं बन पाई तो, अगर कोई मेरे से कहे कि तुम अच्छी बीवी नहीं बन पाई, कोई काम की बीवी नहीं रही, मैं तो सबसे घटिया माँ बन के रह गई। अगर मेरी आप माँ की जर्नी को देखोगे तो फिर कहोगे कि अरे ये कैसी माँ। पर वो तो मेरी बेटियां ही जानती हैं कि मैं कैसी माँ। और मैंने क्या कुछ कोशिश नहीं की अपने बच्चों के लिए। पर फिर भी अगर मैं समाज की नज़र में एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई, एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, एक अच्छी एम्प्लॉय नहीं बन पाई, तो रियली क्या मैं गिव अप कर दूं? क्या मैं कहूं कि आई एम सो वर्थलेस दैट आई शैल जंप आउट फ्रॉम द ट्रेन? मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, लोग मुझे वर्थलेस बता रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम किसी काम की नहीं हो। नॉट एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बड़ी मुश्किल से सीखा है अपनी आइडेंटिटी को सराहना, अपनी आइडेंटिटी को समझना, और अपनी आइडेंटिटी के पर्पस को जान के उस पर्पस के लिए तत्पर रहना। और इसीलिए आज मैं ये सेशन भी ले रही हूँ, और इसीलिए इतना खुलकर अपनी सच्चाई को साफ साफ आपके सामने रख रही हूँ। अब आप बताइए। और अगर आप पूछोगे तो कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई सामने वाला, चाहे उस आपके माँ हैं, आपके पिताजी हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके हस्बैंड हैं, कोई भी है, वो आपके बारे में उस तरीके से नहीं बता सकता जैसा कि आप खुद हो। समझे आप? आप अपने आप को जिस तरीके से जानते हो उस तरीके से और कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि क्या था? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो उनकी बातों को। है ना? वो तो कहते ही रहेंगे ना, आप उनकी बातों को जाने दीजिए, ये सोचिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप सोचते हो कि आप चुड़ैल हो तो हो आप। अगर आप सोचते हो कि आप देवी हो तो हो आप। ये आपसे ज्यादा कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आप क्या हो। कहने के लिए, कहानियां बनाने के लिए लोग कुछ भी कहानी बना सकते हैं, और बनाते रहे हैं, और बना करके न जाने कितनों को जलाते रहे हैं, पर कितनी असलियत है वो इतिहास के पन्नों में कैद है। और जब हम उन पन्ने को पलटने की कोशिश करेंगे ना, तो कितने सारे गड़े मुर्दे उखड़ के बाहर होके हमारे सामने मिलेंगे, और तब हम देखेंगे कि ओ माय गॉड, ये क्या है। चलिए, यहीं से मैं अभी अपने सवाल जवाब के इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहती हूँ। और आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद एक बार फिर से। होप कि आप में से जिन्होंने भी सवाल पूछा उनको अपना जवाब मिला। और इसके साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। और अगर दिल में दर्द हो, तकलीफ हो, याद रखना अनुपम है अपनी शक्ति के साथ, आपकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए। नमस्कार।